आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ डेंगू फीवर यानी डेंगू बुखार के बारे में। इसके क्या लक्षण हैं, इसका ट्रांसमिशन यानी इन्फेक्शन इसका कैसे फैलता है और इसका क्या ट्रीटमेंट है और इसकी रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं। अब मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ डेंगू के बारे में। डेंगू क्या है, एक वायरस का नाम है जो एक सिंगल स्ट्रैंडेड वायरस है जिसकी फैमिली होती है फ्लेविवायरिडी और ये जीनस है इसका फ्लेविवायरस। ये मुख्यतः मेनली 4 तरीके के वायरस होते हैं, डेंगू वायरस 1, डेंगू वायरस 2, डेंगू वायरस 3, डेंगू वायरस 4 और एक नया सीरोटाइप भी मिला है डेंगू वायरस 5। इसके मुख्यतः 5 सीरोटाइप हैं जो मेनली इंडिया में 4 सीरोटाइप ही कॉज करते हैं डेंगू फीवर या डेंगू शॉक सिंड्रोम, डेंगू हेमोरेजिक फीवर के लिए जिम्मेदार है। डेंगू एक मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ है, यानी कि एक मच्छर से संक्रमित मच्छर को जब कोई किसी स्वस्थ इंसान के काटता है तभी वायरस उसके शरीर में प्रवेश करता है, उसके शरीर में पहुंचता है। ये एक आर्बो वायरस है, मतलब ये डायरेक्ट अपने आप नहीं फैलता है, ये किसके लिए कोई वेक्टर चाहिए होता है, मतलब पहुंचाने वाला शरीर में, इंसान के शरीर में ही इन्फेक्ट करता है ये वायरस। बाकी दूसरे किसी में इन्फेक्ट नहीं करता है, होस्ट की तरह रहता है। जैसे एडिस एजिप्टी मच्छर है, एडिस एल्बोपिक्टस है, फीमेल मच्छर जो होता है उसकी लार्वा में रहता है। जब कोई मच्छर एडिस मच्छर जो फीमेल मच्छर है जब किसी इंसान को काटता है तो उसकी लार्वा से होता हुआ उसकी ब्लड में पहुंच जाता है, ब्लड से शरीर से दूसरे अंगों में फैल जाता है। ये जनरली क्या होता है, मच्छरों में जो है कोई भी प्रजाति मच्छर की मेल और फीमेल होते हैं। मेल जो मच्छर होते हैं वो सिर्फ फूलों का रस चूसते हैं, जो फीमेल मच्छर होते हैं मेनली वो फूलों का रस भी चूसते हैं और वो इंसानों को खून भी पीते हैं। जब वो बाइट करते हैं तो खून चूसते हैं। जब वो खून चूसते हैं तो उनके लिए क्या चाहिए होता है, अंडे, जब अंडे देने के लिए उन्हें प्रोटीन और आयरन की ज़रूरत होती है। उनके लिए अंडे देने के लिए, अंडे को रिप्रोड्यूस करने के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए उन्हें आयरन की ज़रूरत पड़ती है और प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है जो इंसान से मिलता है, इंसान के बाइट करने से। जब कोई डेंगू से वायरस से इन्फेक्टेड मच्छर, जिसमें एक मुख्यतः प्रजाति होती है मच्छरों की एडिस एजिप्टी, जब किसी इंसान के इन्फेक्टेड मच्छर काटता है तभी क्या होता है। सबसे पहले मैं ट्रांसमिशन की बात कर लेता हूँ, कैसे फैलता है। जब कोई इन्फेक्टेड मच्छर जब ये किसी स्वस्थ इंसान के काटता है, जैसे किसी के स्किन में या काटा, हाथ पे कहीं भी, काटने के बाद क्या होगा, मच्छर जो है सबसे पहले उसे काटेगा। जब काटेगा, जब ब्लड सक करता है उसके ऊपर से, तभी वायरस उसकी लार्वा के थ्रू उसकी जो केराटिनॉइड सेल जो केराटिन बनाती है ऊपर वाली स्किन की जो एपिडर्मिस लेयर होती है उसमें पहुंच जाता है ये केराटिनॉइड सेल्स में। ये केराटिनॉइड सेल्स को इन्फेक्टेड करने के बाद एक दो मतलब संख्या अपनी थोड़ी रेप्लिकेशन संख्या बढ़ाने के बाद ये सीधा पहुंचता है, उससे एपिडर्मिस की नीचे वाली लेयर होती है लैंगरहैंस सेल्स। लैंगरहैंस सेल्स में जैसे पहुंचता है तो थोड़ा बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है, ये अब लिम्फ नोड्स के पास पहुंच जाता है। जब ये लिम्फ नोड्स के पास पहुंचता है, ये बहुत ज़्यादा रेप्लिकेशन कर चुका होता है। जब ये लिम्फ नोड्स के पास पहुंचता है तभी लिम्फ नोड्स को भी इन्फेक्टेड कर देता है, जिससे क्या है, लिम्फ नोड्स जो है बॉडी का इन्नेट इम्यून सिस्टम होता है जो उसके लिए एक्टिवेट कर देती है, जिससे की वजह से क्या होता है, हमारी बी सेल्स हैं बॉडी की और जो माइक्रोफेजेस हैं, जो टी सेल्स हैं, वो एक्टिवेट हो जाती है। रेड ब्लड सेल्स हमारी वो माइक्रोफेजेस, बी सेल्स और बी लिम्फोसाइट सेल्स और माइक्रोफेजेस क्या करते हैं, इसके लिए मारना शुरू कर देते हैं, इसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं वायरस के लिए। इससे डिस्ट्रॉय करते करते कुछ जो सेल्स होती हैं वो इन्फेक्टेड हो जाती हैं इस वायरस से। जब ये कुछ वायरस से इन्फेक्टेड हो जाती हैं तभी ये वायरस क्या करता है, अपना रेप्लिकेशन करता है, यानी अपनी संख्या को बढ़ाने लगता है धीरे धीरे करके। ये भी संख्या को बढ़ाता है तभी अब शरीर के दूसरे अंगों में पहुंच जाता है, लिम्फ नोड्स के जरिए दूसरे शरीर के अंगों में, जैसे ब्लड में पहुंच जाएगा। ये बायरीमिया कॉज करता है, ब्लड में इसकी संख्या बहुत तेज़ी से फैल जाती है। अभी दूसरे अंगों जैसे लीवर, तिल्ली और हमारी जो बोन मैरो होती हैं, बोन मैरो को सप्रेस कर देता है, जिसके वजह से क्या है, प्लेटलेट जो है हमारी कम होना शुरू हो जाती है, यानी प्लेटलेट्स नहीं बनती हैं। प्लेटलेट को सप्रेस कर देगा ये तो नई प्लेटलेट नहीं बनती, जिसकी वजह से क्या है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की दिक्कत हो सकती है, यानी हमारे शरीर में प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं और ये लीवर में पहुंच जाता है और तिल्ली में पहुंच जाता है, जिसकी वजह से क्या हो, हमारी पीसीबी जो पैक्ड सेल वॉल्यूम होता है, हेमेटोक्राइट्स लीवर में पहुंचने की वजह से ये जो है
ये पीसीबी का लेवल जो है ऊपर हाई हो जाता है, पीसीबी ब्लड सेल्स नीचे पहुंच जाती हैं, क्योंकि बोन मैरो को सप्रेस कर देता है। बोन मैरो में जो हमारे प्लेटलेट्स हैं, रेड ब्लड सेल्स वो बनती हैं और बॉडी में इन्फेक्शन कॉज कर देता है ये। अभी धीरे धीरे करके बॉडी में फैलना शुरू होता है। अब इसमें क्या होता है, जो बॉडी में इन्फेक्टेड सेल्स होती हैं ये क्या करती हैं, हमारी एक इंटरफेरेंस प्रोटीन रिलीज करती हैं बॉडी। इन जो इन्फेक्टेड सेल्स हैं वो कुछ टाइम के बाद इंटरफेरेंस प्रोटीन रिलीज करती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इनेट इम्यून सिस्टम और एडेप्टिव इम्यून सिस्टम दोनों एक्टिवेट हो जाते हैं हमारे। अब क्या करते हैं, इस वायरस को किल करना शुरू कर देते हैं, इसके रेप्लिकेशन रोक देते हैं। ये जो समय चलता है हमारा 3 से लेके 14 दिन का इसका पीरियड होता है, जो सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं। और जो फीवर हो सकता है 2 से लेके 7 दिन तक बुखार रह सकता है आपके शरीर में। अब मैं बात कर लेता हूँ इसके सिम्टम्स के बारे में। इसके जो मेनली सिम्टम्स होते हैं वो क्या होगा, आपको सिम्टम्स जो दिखाई देंगे आपको वो 3 से लेके 14 दिन में दिखाई दे सकते हैं आपको, या फिर 2 से लेके 7 दिन। मुख्यतः 2 से लेके 7 दिन में आपको बुखार आ सकता है, आपके शरीर में दर्द हो सकता है, आपके आंखों के पीछे दर्द हो सकता है पुतलियों के, आपकी जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, आपके सर में बहुत ज़्यादा अचानक दर्द होगा, आपको बहुत बेचैनी सी महसूस होगी थोड़ी थोड़ी, और आपके वीकनेस बहुत महसूस होगी शरीर में, आपका जी सा मचलाएगा, आपको नौसिया आएगी, उल्टी सी आएगी, आपको वॉमिटिंग हो सकती है, आपको उबकाई आ सकती है, आपके पेट में दर्द हो सकता है, आपको लूज मोशन हो सकता है, और आपके शरीर पे छोटे छोटे चकत्ते से पड़ सकते हैं। मुख्यतः डेंगू में क्या होता है, ज़्यादातर 75% केसेस में डेंगू जो है एसिम्टोमेटिक होता है। मान लो आप 25% में ही डेंगू जो है अपने सिम्टम्स दिखाना शुरू करता है। जैसे मान लो आपको 20 में से सिर्फ एक बंदे को सिम्टम्स दिखाई देंगे, उसमें भी सिम्टम्स के तरीके को मैं डिफाइन कर लेता हूँ, इसके लिए क्लासीफाई कर देता हूँ सिम्टम्स के हिसाब से। मान लो आप 75%, तो मान लो आप हो गए एसिम्टोमेटिक, यानी लोगों को कुछ भी महसूस नहीं होगा, उसे मच्छर काटेगा, उसका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है, उससे तुरंत के तुरंत वायरस रेप्लिकेशन नहीं कर पाएगा, आगे की स्टेज में नहीं जा पाएगा। स्किन के यहीं जो हिस्से में जो लिम्फेटिक नोड्स वगैरह हैं वहीं तक पहुँचेगा ही, उसका इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगा, मतलब पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। हल्का फुल्का रैसेस पड़ सकता है बॉडी पे बस। और दूसरा मैं बात कर लेता हूँ सिम्टोमेटिक में। सिम्टोमेटिक में क्या होगा, अनडिफ्रेंशिएटेड फेब्राइल फीवर हो सकता है, यानी नॉर्मल जैसे फ्लू में बुखार होता है, हमारे बुखार हुआ, हल्का फुल्का बुखार आया, जैसे हमें हल्का फुल्का गले में खरांश या पेट दर्द हो सकता है हल्का फुल्का, इस तरीके का आपको सिम्टम्स हो सकते हैं। अब इसका दूसरा जो टाइप्स है, जैसे जो सिम्टोमेटिक का, वो मान सकते हैं इतना बुखार आएगा हमें 103 104 फ़ारेनहाइट में बुखार आएगा, और 39-40 डिग्री सेल्सियस में हमें बहुत ज़्यादा तेज बुखार आएगा। इसके अलावा हमें पेट दर्द हो सकता है, हमें नौजिया हो सकती है, उबकाई आ सकती हैं, हमें उल्टी हो सकती हैं बहुत ज़्यादा, हमारे शरीर पे रैसेस पड़ सकते हैं, हमारे जोड़ों में दर्द हो सकता है जिसे ऑर्थेल्जिया कहते हैं, हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द होगा, जैसे बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है हमारी, वो हो सकता है हमारे लिए। और हमारे लिए बहुत हल्की फुल्की बेचैनी हो सकती है, और हमारे सर में अचानक दर्द हो सकता है, हमारे आँखों के पीछे वाले हिस्से में दर्द हो सकता है, हमें बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस होगी, हमें प्यास लग सकती है। और क्या होगा, हमारी जो नॉर्मल प्लेटलेट्स हैं करीब 1.5 लाख से 4 लाख होती हैं, वो हमारी प्लेटलेट्स करीब 1.5 लाख से थोड़ी घट के 1,20,000 या 1,20,000 1 लाख के आसपास भी पहुंच सकती हैं कभी कभी फेब्राइल फेज में, जो डेंगू फीवर होता है उसमें। अब इसका जो दूसरा जो होता है उसमें किसी में हल्का फुल्का ब्लीडिंग हो सकती है फेब्राइल डेंगू फीवर में। अब इसका जो दूसरा फेज आता है, इसका जो दूसरा टाइप होता है डेंगू हेमोरेजिक फीवर। डेंगू हेमोरेजिक फीवर में क्या होता है, हमारे लिए कहीं से भी ब्लीडिंग हो सकती है, नाक से ब्लीडिंग हो सकती है, हमारे पेट में ब्लीडिंग हो सकती है हमारे, या लैट्रिन के रास्ते ब्लीडिंग हो सकती है हमारे, इस तरीके की कहीं भी ब्लीडिंग हो सकती है। इसमें क्या है, हमें बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होगी, बहुत ही ज़्यादा इसमें कमज़ोरी महसूस होगी, शरीर में दर्द रहेगा, हमें बुखार बहुत तेज़ आएगा, इस तरीके से 104 103 फ़ारेनहाइट तक बुखार रहेगा हमें, जिससे क्या हमारी बॉडी बहुत वीकनेस हो जाएगी शरीर के अंदर। इसमें भी टाइप्स होते हैं, जैसे डेंगू हेमोरेजिक फीवर फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3,
इस तरीके के। अगर डेंगू हेमोरेजिक फीवर फेज़ 1 में होगा, ये थोड़ी माइल्ड कंडीशन होती है, हल्की-फुल्की नाक से ब्लीडिंग हो सकती है, बस हल्का-फुल्का आपके ज़्यादा पेट में दर्द, थोड़ा बहुत पेट में दर्द हो सकता है, उल्टी हो सकती है आपको, वॉमिटिंग, सिर में दर्द हो सकता है, बुखार तेज़ हो सकता है आपका, ये सिम्पटम्स हो सकते हैं। दूसरी स्टेज में क्या होगा, दूसरे फेज़ में इसके आपकी बॉडी में इससे थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, कोई इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है आपकी, या कोई और दूसरे सिम्पटम्स आपको शरीर में दर्द या बहुत ज़्यादा वीकनेस हो सकती है। जो तीसरा इसका मेन फेस है, वो होता है डेंगू शॉक सिंड्रोम हो सकता है आपको, जिसकी वजह से क्या है, आपको पोस्टरल हाइपोटेंशन, यानी बहुत आप खड़े होंगे तो आपका बीपी बहुत डाउन होगा, आपकी पल्स रेट घट जाएगी बहुत ज़्यादा, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ जाएगी। और इसका जो लास्ट स्टेज होता है, वो होता है अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं करा गया टाइम से, तो ऑर्गन फेल्यूर भी हो सकते हैं, जैसे आपका लीवर डैमेज हो सकता है, आपका थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, लीवर मतलब जो प्लेटलेट्स होती हैं बहुत ज़्यादा घट सकती हैं, जिसकी वजह से क्या बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं, आपके इंटरनल टाइम में ब्लीडिंग हो सकती है। अब मैं बात कर लेता हूँ इसके जो वैसे तो इसके फाइबर की, अब मैं फेस के हिसाब से बात कर लेता हूँ इसके मेनली तीन फेस होते हैं। एक होता है हमारा फेब्राइल फेस, अगर किसी को वायरल डेंगू का वायरस का इन्फेक्शन जैसे किसी को होता है, तो उसके अंदर क्या होता है, करीब 3 से 14 दिन या 2 से 7 दिन में किसी सिम्टम्स दिखना शुरू हो जाते हैं। जब बॉडी के अंदर वायरस का बहुत ज़्यादा मात्रा हो जाती है, बायरीमिया हो जाता है, तो हमारा बॉडी क्या करती है, हीट करना शुरू कर देती है। वायरस की वजह से हीट होती है हमारे शरीर में जो फेब्राइल फेस होगा, इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द होगा, जो मैंने पीछे सिम्टम्स बताए थे, शरीर में दर्द, जोड़ों में दर्द, हमारे सिर में दर्द बहुत तेज़, हमारे आँखों के पिछले हिस्से में दर्द, हमारे बॉडी में लेथार्जीनेस, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी, और हमें उठ नहीं मिलेगा, हमें बहुत डिहाइड्रेशन सी महसूस होगी, हमें बहुत ही खुश्की महसूस होगी, और हमें बेचैनी सी महसूस हो सकती है, हमारा बुखार, और हमारी जो प्लेटलेट्स हैं वो करीब 1 लाख तक पहुंच सकती हैं फेब्रल फेस में, और हमारी जो पीसीबी है, पैक्ड सेल वॉल्यूम, वो करीब 20% है, मान लो 10% तक पैक्ड सेल वॉल्यूम का, जिसकी वजह से क्या है, हमारे लीकेज होने का खतरा कम रहता है ऐसे। मगर अब जो दूसरा क्रिटिकल फेस में जाता है, जब हम जो डेंगू हेमोरेजिक फीवर मान लो, डेंगू शॉक सिंड्रोम, वो कंडीशन बन जाती है जब, तो उस कंडीशन में क्या होगा, नाक से ब्लीडिंग हो सकती है हमारी 2 हफ्ते के बाद, यानी जो पहला हफ्ता है, अगर उसके वो ठीक हो जाता है इस तरीके से हमारे, अगर वो ठीक नहीं होता है तो आगे चल के हमें कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, जैसे हमारे पेट में ब्लीडिंग हो सकती है, नाक से ब्लीडिंग हो सकती है, हमारे शरीर में कहीं भी ब्लीडिंग हो सकती है इंटरनल, और हमारे शरीर पे बहुत ज़्यादा रैशेस पड़ना शुरू हो जाएंगे, और हमारे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होगी हमें, और हमारी स्किन जो है बहुत ही ठंडी पड़ जाएगी, जिसकी वजह से क्या है, हमें डेंगू हेमोरेजिक फीवर है, डेंगू शॉक सिंड्रोम हो सकता है। अगर इस तरीके की कोई भी आपको कॉम्प्लिकेशन दिखाई देती हैं, जैसे आप नाक से ब्लीडिंग होना, मुंह से ब्लीडिंग होना, खून आना, इस तरीके से लैट्रिन के रास्ते ब्लड आना, पेशाब के रास्ते ब्लड आना, या आपको उठ रहे हैं तो आपका बीपी बहुत डाउन हो रहा है, या आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा डाउन हो रहा है, या आपकी पल्स रेट लगातार बढ़ रही है या घट रही है, इस तरीके के सिम्टम दिखाई देना है, तो आप हॉस्पिटल में चले जाइए। इसकी क्या है, हॉस्पिटल में जो है आपको IV ओरल फ्लूइड दिया जाएगा, ओरल फ्लूइड जैसे RL-NS वगैरह, या जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स होगा इंजेक्शन के जरिए, जैसे उल्टी वगैरह हो रही है आपको, या कोई इन्फेक्शन हो गया कहीं से, उसकी दवाई दी जाएगी आपको, जिससे क्या है, आपकी 2 या 3 हफ्ते में आपकी रिकवरी बहुत तेज़ी से हो जाएगी। ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, जो प्लेटलेट्स लोग समझते हैं कि प्लेटलेट्स लोगों की कम हो रही हैं, अभी प्लेटलेट्स कम होने के मैं हिसाब से इसके कैटेगराइज कर लेता हूँ, मैं बता देता हूँ आपको। जो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जिसे कहते हैं, मतलब थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का मतलब है कि हमारी प्लेटलेट्स जो हैं का लेवल कम हो जाना, उसे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जैसे मतलब हमारी प्लेटलेट्स अगर 1.5 लाख से 1 लाख तक रह जाती हैं, वो नॉर्मल किसी और बुखार में भी हो सकता है। वैसे तो फेब्राइल फेस में जो फीवर होता है, डेंगू फीवर, उसमें लगातार मान लो कि आप 1 लाख तक पहुंच जाती हैं आपकी प्लेटलेट, तो आप कोई घबराने की बात इसमें कोई नहीं है। इसमें कोई भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं से ब्लीडिंग नहीं हो सकती है आपको। अगर आपकी इतना बुखार आएगा, हमें 103 104 फ़ारेनहाइट में बुखार आएगा, और 39-40 डिग्री सेल्सियस में हमें बहुत ज़्यादा तेज बुखार आएगा। इसके अलावा हमें पेट दर्द हो सकता है, हमें नौजिया हो सकती है, उबकाई आ सकती हैं, हमें उल्टी हो सकती हैं बहुत ज़्यादा, हमारे शरीर पे रैशेस पड़ सकते हैं, हमारे जोड़ों में दर्द हो सकता है, जिसे ऑर्थेल्जिया कहते हैं,
हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द होगा, जैसे बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है हमारी, वो हो सकता है हमारे लिए। और हमारे लिए बहुत हल्की-फुल्की बेचैनी हो सकती है और हमारे सर में अचानक दर्द हो सकता है। हमारे आँखों के पीछे वाले हिस्से में दर्द हो सकता है। हमें बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस होगी, हमें प्यास लग सकती है। और क्या होगा, हमारी जो नॉर्मल प्लेटलेट्स हैं करीब 1.5 लाख से 4 लाख होती हैं, वो हमारी प्लेटलेट्स करीब 1.5 लाख से थोड़ी घट के 1,20,000 या 1,20,000 1 लाख के आसपास भी पहुँच सकती हैं कभी-कभी फेब्राइल फेज़ में, जो डेंगू फीवर होता है उसमें। अब इसका जो दूसरा जो होता है उसमें किसी-किसी में हल्का-फुल्का ब्लीडिंग हो सकती है फेब्राइल डेंगू फीवर में। अब इसका जो दूसरा फेज़ आता है, इसका जो दूसरा टाइप होता है डेंगू हेमोरेजिक फीवर। डेंगू हेमोरेजिक फीवर में क्या होता है, हमारे लिए कहीं से भी ब्लीडिंग हो सकती है, नाक से ब्लीडिंग हो सकती है, हमारे पेट में ब्लीडिंग हो सकती है हमारे, या लैट्रिन के रास्ते ब्लीडिंग हो सकती है हमारे, इस तरीके की कहीं भी ब्लीडिंग हो सकती है। इसमें क्या है, हमें बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होगी, बहुत ही ज़्यादा इसमें कमज़ोरी महसूस होगी, शरीर में दर्द रहेगा, हमें बुखार बहुत तेज़ आएगा, इस तरीके से 104 103 फ़ारेनहाइट तक बुखार रहेगा हमें, जिससे क्या है हमारी बॉडी बहुत वीकनेस हो जाएगी शरीर के अंदर। इसमें भी टाइप्स होते हैं, जैसे डेंगू हेमोरेजिक फीवर फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, इस तरीके के। अगर डेंगू हेमोरेजिक फीवर फेज़ 1 में होगा, ये थोड़ी माइल्ड कंडीशन होती है, हल्की-फुल्की नाक से ब्लीडिंग हो सकती है, बस हल्का-फुल्का आपके ज़्यादा पेट में दर्द, थोड़ा बहुत पेट में दर्द हो सकता है, उल्टी हो सकती है आपको, वॉमिटिंग, सिर में दर्द हो सकता है, बुखार तेज़ हो सकता है आपका, ये सिम्पटम्स हो सकते हैं। दूसरी स्टेज में क्या होगा, दूसरे फेज़ में इसके आपकी बॉडी में इससे थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, कोई इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है आपकी, या कोई और दूसरे सिम्पटम्स आपको शरीर में दर्द या बहुत ज़्यादा वीकनेस हो सकती है। जो तीसरा इसका मेन फेस है, वो होता है डेंगू शॉक सिंड्रोम हो सकता है ये आपको, जिसकी वजह से क्या है, आपको पोस्टरल हाइपोटेंशन, यानी बहुत आप खड़े होंगे तो आपका बीपी बहुत डाउन होगा, आपकी पल्स रेट घट जाएगी बहुत ज़्यादा, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ जाएगी। और जो इसका जो लास्ट स्टेज होता है, वो होता है अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं करा गया टाइम से, तो ऑर्गन फेल्यूर भी हो सकते हैं, जैसे आपका लीवर डैमेज हो सकता है, आपका थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, लीवर मतलब जो प्लेटलेट्स होती हैं बहुत ज़्यादा घट सकती हैं, जिसकी वजह से क्या बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं, आपके इंटरनल कहीं भी ब्लीडिंग हो सकती है। अब मैं बात कर लेता हूँ इसके जो वैसे तो इसके फाइबर की, अब मैं फेस के हिसाब से बात कर लेता हूँ इसके मेनली 3 फेस होते हैं। एक होता है हमारा फेब्राइल फेस, अगर किसी को वायरल डेंगू का वायरस का इन्फेक्शन जैसे किसी को होता है, तो उसके अंदर क्या होता है, करीब 3 से 14 दिन या 2 से 7 दिन में किसी सिम्टम्स दिखना शुरू हो जाते हैं। जब बॉडी के अंदर वायरस का बहुत ज़्यादा मात्रा हो जाती है, वायरीमिया हो जाता है, तो हमारा बॉडी क्या करती है, हीट करना शुरू कर देती है। वायरस की वजह से हीट होती है हमारा शरीर, हमारे शरीर में जो फेब्राइल फेस होगा, इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द होगा, जो मैंने पीछे सिम्टम्स बताए थे, शरीर में दर्द, जोड़ों में दर्द, हमारे सिर में दर्द बहुत तेज़, हमारे आँखों के पिछले हिस्से में दर्द, हमारे बॉडी में लेथार्जीनेस, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी, और हमें उठ नहीं मिलेगा, हमें बहुत डिहाइड्रेशन सी महसूस होगी, हमें बहुत ही खुश्की महसूस होगी, और हमें बेचैनी सी महसूस हो सकती है, हमारा बुखार, और हमारी जो प्लेटलेट्स हैं वो करीब 1 लाख तक पहुंच सकती हैं फेब्राइल फेस में, और हमारी जो पीसीबी है, पैक्ड सेल वॉल्यूम, वो करीब 20% है, मान लो 10% भी जाता है। अब मैं बात कर लेता हूँ आपसे इसके टेस्टों के बारे में कि डेंगू में कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं जांच के लिए। इसमें एक आता है हमारा NS1 एंटीजन टेस्ट। ये टेस्ट जो है हमें सिम्टम दिखने के 5 दिन के अंदर अंदर करवा लेना चाहिए, क्योंकि 5 दिन के बाद हम अगर करवाते हैं इसका टेस्ट, तब इसका फॉल्स पॉजिटिव आ सकता है। दूसरा टेस्ट होता है हमारा IgM एंटीबॉडी टेस्ट। इसमें IgM एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए किया जाता है। प्राइमरी इन्फेक्शन है, सेकेंडरी इन्फेक्शन है, IgM IgG एंटीबॉडी टेस्ट, और RNA PCR टेस्ट, यानी RT-PCR टेस्ट भी कर सकते हैं इसका, वायरस का पता लगाने के लिए कौन सा सीरोटाइप है। उल्टी वगैरह हो रही है आपको, या कोई इन्फेक्शन हो गया कहीं से, उसकी दवाई दी जाएगी आपको, जिससे क्या है आपकी 2 या 3 हफ्ते में आपकी रिकवरी बहुत तेज़ी से हो जाएगी। ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, जो प्लेटलेट्स लोग समझते हैं कि प्लेटलेट्स लोगों की कम हो रही हैं। अभी प्लेटलेट्स कम होने के मैं हिसाब से इसके कैटेगराइज कर लेता हूँ, मैं बता देता हूँ आपको। जो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जिसे कहते हैं, मतलब थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का मतलब है कि हमारी प्लेटलेट्स जो हैं का लेवल कम हो जाना,
उसे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जैसे मतलब हमारी प्लेटलेट्स अगर 1.5 लाख से 1 लाख तक रह जाती हैं, वो नॉर्मल किसी और बुखार में भी हो सकता है वैसे तो। फेब्राइल फेज में जो फीवर होता है, डेंगू फीवर, उसमें लगातार मान लो कि आप 1 लाख तक पहुँच जाती हैं आपकी प्लेटलेट, तो आप कोई घबराने की बात इसमें कोई नहीं है। इसमें कोई भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं से ब्लीडिंग नहीं हो सकती है आपको। अगर आपकी प्लेटलेट्स जो हैं, तो जब प्लेटलेट्स आपकी 1 लाख से मान लो आपकी करीब प्लेटलेट्स हो जाती हैं आपकी 40,000 तक पहुंच जाती हैं, 50,000 तक पहुंच जाती हैं, तो ये माइल्ड कंडीशन हो सकती है, आपको कहीं भी ब्लीडिंग होने का खतरा हो सकता है। अब इसकी जो अगर 40,000 से आपकी प्लेटलेट्स थोड़ी नीचे हो जाती हैं, जैसे 30,000 होंगे या 25,000 और 20,000, तब इसे बोलते हैं मॉडरेट रिस्क बोलते हैं, मॉडरेट रिस्क बोल सकते हैं। इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। अगर 20,000 से नीचे पहुंच जाती है तो बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क में आ जाते हैं आप। इस तरीके से 1 लाख तक अगर आपकी प्लेटलेट्स हैं तो नॉर्मल आपकी रिकवरी हो जाएगी, घर पे भी रिकवरी हो सकती है आपकी। अगर 1 लाख से प्लेटलेट नीचे जा रही हैं तब थोड़ा खतरा रहता है, क्योंकि ओरल फ्लूइड्स बॉडी में आप ले नहीं पाएंगे, आपको बेचैनी होगी, आपको शरीर में थकावट वगैरह, बहुत ज़्यादा दर्द की वजह से, तो आपको हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ेगा। इसके लिए हॉस्पिटलाइज्ड तो होना ज़रूरी है आपके लिए। ये बात हो गया आपके सिम्टम्स का, ट्रांसमिशन हो गया। अब मैं बात कर लेता हूँ इसके ट्रीटमेंट के बारे में। इसका जो है कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। इसके लिए जो मेनली जो है, जैसे आपको सिम्टम्स हैं उस हिसाब से आपका ट्रीटमेंट होगा। जैसे आपका मान लो कि आपको बुखार आ रहा है तो आप स्पंजिंग कर सकते हैं, और आपका बुखार ज़्यादा आने की वजह से क्या होगा, आपका जो पैक्ड सेल वॉल्यूम है आपका वो बढ़ेगा, आपका पीसीपी हेमेटिक राइट जो है आपका बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या है, आप ज़्यादा पानी पिएंगे। अगर आप ज़्यादा पानी पिएंगे, जूस लेंगे, जिसकी वजह से क्या है, आपका पीसीपी का लेवल नहीं बढ़ेगा और आपकी प्लेटलेट्स भी इतनी जल्दी डाउन नहीं होंगी। प्लेटलेट्स जो डाउन हो रही हैं आपकी, वो बोन मैरो को सप्रेस कर देता है ना, जो वायरस है डेंगू का, बोन मैरो को सप्रेस करने की वजह से प्लेटलेट डाउन होती हैं। अगर बुखार आ रहा है आपको तो पैरासीटामोल ले सकते हैं, उल्टी आ रही है तो आप एमसेट, ऑनडेसिट्रॉन जो टैबलेट आती है वो ले सकते हैं आप। इस तरीके से सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा ओरल फ्रूट्स लें, आप जितना ज़्यादा हो सके आप ओरल फ्रूट्स लें, फ्रूट्स खाएँ, आप वेजिटेबल्स खा सकते हैं, आप हरी पत्तेदार सब्जियाँ जैसे फल, संतरे का जूस हो गया, अनार का जूस हो गया, इस तरीके से ले सकते हैं आप। नारियल पानी पी सकते हैं आप, जितना ज़्यादा हो सके पानी की पूर्ति करें आप। ओआरएस ले सकते हैं आप, इलेक्ट्रोलाइट्स ले सकते हैं, एनर्जाल पाउडर ले सकते हैं आप, जो वाटर की रिकवरी हो रही है, जितना ज़्यादा हो सके। इसमें क्या है, मेन डिहाइड्रेशन नहीं होने देना बॉडी के लिए, रिहाइड्रेट करना बॉडी को, मतलब जितना ज़्यादा हो सके इलेक्ट्रोलाइट्स लेते रहें आप। पोटेशियम वगैरह की इसमें कमी हो जाती है। और इसमें सपोर्टिव ट्रीटमेंट के तौर पे एक मल्टीविटामिन ले सकते हैं, जैसे रिसर्च के तौर पे बताया गया कि मतलब जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, जिंक, आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12, इस तरीके से ये बहुत फ़ायदा करते हैं हमारे इन्फेक्शन को, वायरस को रेप्लिकेट होने में, इनेट और अडेप्टिव इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने में। इसके लिए बहुत अच्छी टैबलेट जैसे आती है ये सुप्राडाइन इम्यूनो करके, वो ले सकते हैं आप। और चाहें तो आप प्लेटलेट्स की रिकवरी के लिए थोड़ा फ़ायदा करता है, रिसर्च के तौर पर दिखाया गया। पपीते के पत्ते की टैबलेट ले सकते हैं, कैरी की पपाया चाहें इसकी एक्सट्रैक्ट की, पपीते के पत्ते का अरक भी पी सकते हैं, 2 टाइम या 3 टाइम ले सकते हैं। इस तरीके से दूध पी सकते हैं आप। जितना भी जो हो सके आप बॉडी को हाइड्रेट रखिए, और आप ऑफिस वगैरह मत जाइए और रेस्ट कीजिए। आप जितना ज़्यादा हो सके आप रेस्ट करना है, आपको अपनी बॉडी को रेस्ट देना है, जिससे क्या है आपकी बॉडी इन्फेक्शन से सही से लड़ सके। और इसमें जो है आप एस्पिरिन नहीं लेना है, आप एस्पिरिन नहीं लेना है, डाइक्लोफेनिक नहीं लेना है, और जितनी भी नेसेट्स हैं कोई भी नहीं लेना, सिर्फ पैरासीटामोल को छोड़ के। जैसे डाइक्लोफेनिक, पैरासीटामोल, एस्क्लिफेनिक, एटोरिजॉक्सिब, इस तरीके से इटोरिकॉक्सिब, कोई भी दर्द की दवाई निमोसिलाइड नहीं लेना, कोई भी कॉम्बिनेशन में पैरासीटामोल की भी नहीं लेना, जिससे कि आपको ब्लीडिंग का खतरा बढ़ जाएगा आपके। जितना भी ज़्यादा हो सके तो आप घर पे ही रहिए और पूरे कपड़े पहन के रहिए, जिससे क्या है मच्छर दोबारा आपको इन्फेक्टेड ना कर सकें। दोबारा इन्फेक्शन आपको हो सकता है, जैसे कोई दूसरे सीरोटाइप, अगर आपके एक बार किसी मच्छर ने काट लिया तो आपके बॉडी में उसके इम्यून सिस्टम में
जो मेमोरी सेल्स उसके अंदर उसका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है उसके खिलाफ, वो ज़िंदगी भर रहता है। वो 2 से 3 महीने तक काम करता है। अगर आपको 2 से 3 महीने ज़्यादा हो गए, तो अगर दूसरे सीरोटाइप ने अगर इन्फेक्शन किया तो उसमें ज़्यादा खतरा रहता है, या उससे ज़्यादा खतरा रहेगा। जैसे कोई किसी का कैंसर का मरीज़ है, कोई या कोई डायबिटीज़ का मरीज़ है, या छोटे बच्चे होते हैं, या कोई जैसे कैंसर का मरीज़ है, या कोई स्टेरॉइड दवाई वगैरह लेता है, एंटीबायोटिक लेता है, तो उसके लिए हो सकता है ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। वरना मुश्किल से मान लो आप 10 से 20% केस में जो है डेंगू हेमोरेजिक फीवर होने के चांस रहते हैं। बहुत कम परसेंट चांस है, मान लो आप 4 में से 1 में डेंगू हेमोरेजिक फीवर होने के बहुत कम चांस रहते हैं 10 से 20% केस में। और जो आप बात करते हैं जैसे अगर ज़्यादा प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, जो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन उस केस में कराया था, बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल केस में जब लगातार कहीं से ब्लीडिंग हो रही है, तब जैसे मान लो सिंगापुर में स्टडी हुई थी, मान लो करीब 20,000 तक प्लेटलेट्स आपकी रह जाती हैं, तब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं किया जा सकता, करीब 10%, तब भी चांस रहते हैं कि आपकी रिकवरी हो सकती है ओरल फ्लूइड्स वगैरह देने से। जो इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह की जो ऑरल वगैरह चलती हैं, सपोर्टिव ट्रीटमेंट देने से आपकी रिकवरी हो सकती है। जब लगता है कि आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है, इंटरनल ऑर्गन डैमेज होने का खतरा है, तब हमें जो है प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, क्योंकि उसके भी बहुत सारे रिस्क होते हैं, उनके भी साइड इफेक्ट होते हैं, इसलिए एकदम नहीं किया जाता है। इसके तौर पे जैसे आप तुलसी का अर्क ले सकते हैं, आप नीम के पत्तों का अर्क भी पी सकते हैं। नीम एंटी माइक्रोबियल होती है, हर चीज़ के इन्फेक्शन में काम करती है आयुर्वेद के अनुसार। इस तरीके से आप एलोवेरा और गिलोय और पपीते का पत्ते का अर्क का जूस भी पी सकते हैं आप, वो भी आपको फ़ायदा करेगा। इस तरीके से एलोवेरा, गिलोय और बीट ग्रास का जूस आता है, वो भी पी सकते हैं आप। बीट ग्रास भी फ़ायदा करता है बॉडी के जो हमारे जो प्लेटलेट्स होती हैं और जो रेड ब्लड सेल्स को बनाने में हेल्प करता है हमारे। और हम ज़्यादा से ज़्यादा फल खाएँ, सब्जियाँ खाएँ और जूस पीते रहें हम ज़्यादा से ज़्यादा, और इसी तरीके से हम इसकी रोकथाम कर सकते हैं। और सबसे मेन बात यह है कि जो डेंगू का वायरस होता है, जो डेंगू वाला मच्छर होता है, वो पनपता है आपके घर के आसपास में कहीं, क्योंकि जो पनपता है ये ज़्यादा दूर तक इसकी डिस्टेंस नहीं होती, ज़्यादा दूर तो उड़ नहीं पाता, ये पास में ही रहता है। जहाँ जो अंडे देगा बहुत ही पास वाला इलाका होगा, कहीं भी आपके घर के पास में कोई गमला रखा हो, उसमें पानी भरा हो, तो उसमें अंडे दे सकता है, उतले पानी में अंडे देता है। और इस तरीके से कहीं और आसपास में आपके टायर में पानी भरा है, कहीं ये आपकी कोई बर्तन पड़ा हुआ है ऐसे, ये कोई प्लास्टिक की सामान पड़ा हुआ है उसमें पानी भरा हुआ है, इस तरीके से कहीं भी ये मच्छर अपने अंडे दे देता है। इसके लिए जो ब्लड की ज़रूरत पड़ती है अंडे को देने के लिए, इसके ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। इसका जो मच्छर का लार्वा होता है, सबसे पहले ये मच्छर अंडे देता है, अंडे से लार्वा बनता है, फिर लार्वे से कुछ दिनों के बाद ये प्यूपा बनता है, तो प्यूपा से फिर बाद में एडल्ट मच्छर बनता है। इसलिए हम क्या करें, जब कहीं भी पानी भरा तो हम उसे फेंक दें या फिर उसके अंदर इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करें। और हम जब रहें घर के अंदर तो पूरे मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम लगाएं। ज़्यादातर जो इस मच्छर में देखा गया है क्या होता है, ये दिन के समय में काटता है, यानी कि यह काटेगा ये सुबह के समय, या तो ये सुबह के समय काटता है या फिर शाम के समय काटता है। कभी कभी क्या हो सकता है, अगर आपके घर में लाइटिंग है तो ये आर्टिफिशियल लाइट की वजह से ये वो भी हो सकता है कि मतलब इस दिन को रात को दिन समझे, इसके वजह से आपको काट सकता है। मेन क्या करना है कि आपको कहीं भी पानी जमा नहीं होने देना, और पूरी तरीके से आपको बच्चे अगर बाहर जा रहे हैं तो कवरिंग करके रखना है। इस तरीके से हम रोकथाम कर सकते हैं इसकी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को। आपका धन्यवाद।